Hello students, I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you video lecture series based on all UG courses and the subject is Reading Indian Fiction in English. Value Addition course का ये subject है. बहुत सारे students को लगता है that VAC is not important as a subject, but Value Addition course के subjects बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो easy भी होते हैं क्योंकि कोर्स क्रेडिट आपको यहाँ पे 2 मिलता है, CGPA आपकी बढ़ जाती है। तो जो भी स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, एक अच्छी परसेंटेज लेके जाना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप DU सोल रेगुलर NCEEB या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं जिसके अंदर ये सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में, देन दिस वीडियो सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. वी विल डिस्कस ईच चैप्टर इन डिटेल एंड इन सिंपल लैंग्वेज थ्रू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. Every topic we will discuss here will thoroughly be explained in easy language and the topics are solely based on their appearance in exam. जो भी टॉपिक एग्ज़ाम के अंदर आया है वही टॉपिक डिस्कस किए गए हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस लुक एट द सिलेबस. In the syllabus you have 3 units. First we will discuss the aspects of the novel. According to E.M. Forster there are 7 aspects of novel. वो कौन सी 7 aspects हैं, वो क्या डिफ़ाइन करती हैं, वो हम इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे. सेकंड हम बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ पढ़ने वाले हैं. एंड थर्ड इज़ योर चमन नहल की आज़ादी. ये 3 यूनिट्स होने वाली हैं. सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट. ठीक है, E.M. फोस्टर्स एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. E.M. फोस्टर की जो बुक है वो कैम्ब्रिज लेक्चर्स 1927 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर वो जो लेक्चर्स प्रोवाइड करते थे, उन लेक्चर्स के दौरान इन्होंने कुछ लिटरेचर के रिगार्डिंग नोवेल की कुछ एस्पेक्ट्स होती हैं. एक स्टोरी लिखने की, एक नोवेल को लिखने का एक प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है. वो कौन कौन सी एस्पेक्ट्स हैं जिनको फॉलो करना होता है वो उन्होंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है. इन इट ही एक्सप्लेन्स हाउ अ नोवेल शुड रीड नॉट जस्ट एज अ स्टोरी. सिर्फ एक कहानी कैसे पढ़ी जाती है, कैसे लिखी जाती है, सिर्फ वैसे ही नहीं, बल्कि द आर्ट टू बी अंडरस्टूड क्रिटिकली. ठीक है, अनलाइक पोएट्री और ड्रामा नोवेल डज नॉट फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स. पोएट्री और ड्रामा की तरह यहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता. इट इज़ द फ्रीएस्ट एंड मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ लिटरेचर. लिटरेचर की सबसे फ्री और सबसे फ्लेक्सिबल फॉर्म होती है. यस, द ऑथर एंड हिज वर्क. E.M. फोस्टर्स जो है 1879 से 1970 तक इनकी लाइफ रही है. फेमस इंग्लिश नॉवलिस्ट और क्रिटिक थे ये उस टाइम के. अ पैसेज टू इंडिया, हार्वर्ड एंड अ रूम विद द व्यू, मोराइस, इनकी कुछ ऐसे फेमस नॉवेल्स हैं जो ओवर द वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड है. क्रिटिसिज्म में इन्होंने एस्पेक्ट ऑफ नोवेल को क्रिटिसाइज़ किया है. ठीक है, ट्रैवल राइटिंग भी वो करते थे. ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है. अब हम आते हैं उन 7 एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल पे. फर्स्ट इज द स्टोरी. फोस्टर यहाँ पर कहना चाहते हैं कि एक नोवेल को लिखने का एक तरीका होता है. ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग में अगर आप शुरू का ही सीन एंडिंग से कर दे कि हैंस द मैन एंड द वुमेन गेट्स मैरिड, यहाँ से आप स्टोरी शुरू कर रहे हैं जो कि एंड में होना था, तो ये एक सेंस नहीं बना रहा है. E.M. फोस्टर का कहना है जो स्टोरी है वो एक सेंसिबल सीक्वेंस में होनी चाहिए. जैसे आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, शाम को डिनर करते हो, क्या पहले डिनर और फिर ब्रेकफास्ट किया जा सकता है? नहीं. बिल्कुल वैसे ही E.M. फोस्टर कहते हैं कि एक स्टोरी के अंदर एक बिगिनिंग होती है और एक क्लाइमैक्स होता है. वो अपनी जगह पर होना चाहिए. और एक जो रीडर है, अब रीडर जब एक नोवेल को, एक स्टोरी को जब रीड कर रहा होता है तो 2 ऑप्शन होते हैं. या तो वो आगे जानना चाहते हैं कि स्टोरी के अंदर क्या हुआ, वो क्यूरियसनेस वो बना के रखता है राइटर. और एक वो होता है कि वो नहीं जानना चाहता कि क्या हो रहा है. ये 2 ही एस्पेक्ट होती है एक स्टोरी के अंदर. या तो रीडर आपकी बुक आगे पढ़ना चाहेगा या फिर वो नहीं पढ़ना चाहेगा. ठीक है, तो जो E.M. फोस्टर है वो कहते हैं कि जो स्टोरी है वो एक सीक्वेंस में होनी चाहिए इस इवेंट्स के. ठीक है, ताकि रीडर वहाँ से अपने मन में सोचे कि आगे ऐसा क्या हुआ होगा. ठीक है, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. इसके अंदर स्टोरी के अंदर उन्होंने जो है वॉल्टर स्कॉट की जो है एक
एग्जाम्पल दिया उन्होंने। वॉल्टर स्कॉट जो है वो 1800s के बहुत ही फेमस राइटर थे जो कि बहुत अच्छी कहानी लिखते थे, ठीक है। कहानी उनकी बहुत अच्छी होती थी, लेकिन यहाँ पर ई एम फोस्टर कहते हैं कि उनका सीक्वेंस ठीक नहीं था, ठीक है। वो जो है एक इमोशनली, वो अपनी स्टोरी में इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते थे। उनकी स्टोरी अच्छी तो होती थी, लेकिन जो एक जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है स्टोरी के अंदर, एक वो जो एक बैकबोन होती है उनकी स्टोरी के अंदर, वो नहीं है। उन्होंने वॉल्टर स्कॉट का ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है और यहाँ से उन्होंने जो है ये पॉइंट निकाला है दैट स्टोरी के अंदर रीडर के हमेशा दिमाग में ये चलना चाहिए कि आगे क्या हुआ होगा। सेकेंड इज योर कैरेक्टर्स। अब यहाँ पर फोस्टर कहते हैं कि कैरेक्टर्स जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की बुक पढ़ रहे हैं। अगर आप एक हिस्ट्री की बुक लेके चलते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री की हम बुक लेके चल रहे हैं और वहाँ पर हम किसी किंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री की बुक के अंदर किंग पहले क्या करते थे वो आपको वहाँ पर बताएंगे कि किंग जो है उन्होंने इतने वॉर्स जीते हैं, किंग इतने वेल नोन है, वो अपनी प्रजा को कैसे ट्रीट करते थे, ऐसे उनके बारे में जो हो चुका है, जो वो करते थे, जो आउटर एस्पेक्ट उनको पता है। एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक सेकंड पर्सन को किस वे में देखते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, वो हिस्ट्री के अंदर आपको देखने को मिलता है। लेकिन जब आप एक नॉवल लिख रहे होते हैं तो ई एम फोस्टर कहते हैं नॉवल जो है वो एक पर्सनल उस इंसान के अंदर घुस के आप लिखते हैं नॉवल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक वर्चुअल कैरेक्टर बनाया। एक नॉवल के बारे में जब आप उसकी लाइफ स्टोरी लिख रहे हैं तो आप उस वर्चुअल कैरेक्टर की हर एक हैबिट को उसके अंदर दिखाओगे। वो कैसे उठते हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, उनका कहाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो किस प्रॉब्लम में फंस गए हैं। नॉवल इज़ ऑल अबाउट दैट वन स्पेसिफिक कैरेक्टर एंड द थिंग्स हैपनिंग अराउंड हिम और हर। उनके आसपास, उनकी पर्सनल लाइफ में, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, उनको कौन सी चीज़ें इमोशनली अफेक्ट कर रही हैं, वो चीज़ें आप नॉवल के अंदर लिखते हैं, ठीक है। ई एम फोस्टर कहते हैं कि जो कैरेक्टर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं फ्लैट कैरेक्टर्स और दूसरे होते हैं राउंड कैरेक्टर्स। अब फ्लैट कैरेक्टर्स वो होते हैं, फ्लैट कैरेक्टर्स जो है वो सिंपल माइंडेड होते हैं एंड वो वन डायमेंशनल होते हैं। वन डायमेंशनल का मतलब है कि उनका स्टोरी के अंदर सिर्फ एक पार्ट रहता है, या तो वो फनी होंगे या वो इमोशनल होंगे। मतलब कि उनका फिक्स्ड है कि अगर वो हमेशा एक ही मूड में रहते हैं। वन डायमेंशनल का मतलब है उनका हमेशा एक स्पेसिफिक रोल फिक्स्ड है कि ये एज अ फनी कैरेक्टर इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा एंड ये थ्रू आउट द नोवेल ये फ़नी ही रहेंगे, ठीक है। वो होते हैं फ्लैट कैरेक्टर्स जिनका एक इमोशन ऑलरेडी डिफाइंड होता है। सेकेंड इज राउंड कैरेक्टर्स। राउंड कैरेक्टर्स कॉम्प्लेक्स होते हैं और वो रियलिस्टिक होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि आप उनको डिफाइन नहीं, आप उनको एक कैटेगरी में लेके नहीं आ सकते हैं, ठीक है। वो एंग्री भी है, वो फनी भी है, ठीक है। उनका जो है राउंड कैरेक्टर्स वो लोग होते हैं जो मेन रोल निभाते हैं एक नॉवल के अंदर, ठीक है। इट कैन बी द मैन, इट कैन बी द वुमेन, थ्रू आउट विच जिनके आसपास नॉवल की स्टोरी घूम रही है, वो हमारे लगभग राउंड कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं प्लॉट पर। प्लॉट जो है, प्लॉट का क्या मतलब होता है, जब आप एक स्टोरी लिखते हैं तो उसके अंदर आप प्लॉट डिसाइड करते हैं कि बिगिनिंग यहाँ से होगी, ऐसे बिगिनिंग होने वाली है, फिर यहाँ पर हम कुछ जो है प्रॉब्लम करेंगे, यहाँ पर फिर उस के लिए लड़ाई होगी, लड़ाई के बाद प्रॉब्लम सॉल्व होगी, प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद सेलिब्रेशन होगा, सेलिब्रेशन के बाद हैप्पी एंडिंग होगी, ठीक है। ये आपने एक नॉवल का प्लॉट लिखा है। तो इवेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के कोज एंड इफेक्ट से रिलेटेड होते हैं। आपने टू पर्सन्स को इंट्रोड्यूस किया, उन टू पर्सन्स के अंदर लड़ाई हुई, वो जो लड़ाई है वो टू पर्सन्स के बीच में हो रही है, तो प्लॉट शुड रिवॉल्व अराउंड द मेन कैरेक्टर्स। ये कोई सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ही नहीं होता है, बल्कि ये कनेक्टेड होते हैं अपने कोज और इफेक्ट से। मिले दो लोग थे, उनके बीच में कोई थर्ड पर्सन है, तभी इनकी लड़ाई हुई। वो थर्ड पर्सन भी इम्पोर्टेंट है जिनको इंक्लूड करना जो है स्पेसिफिक टाइम पे ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो स्टोरी आगे नहीं बढ़ेगी,
करेक्ट, इसीलिए प्लॉट इंपॉर्टेंट है। 4 इज फैंटेसी, द इमेजिनेटिव एलिमेंट। जब आप एक नोवेल पढ़ते हैं, नोवेल्स के अंदर बहुत मतलब कि यूजुअली नोवेल्स के अंदर पिक्चर्स नहीं होती हैं, इट इज़ ऑल अबाउट इमेजिनेशन विच मे इंक्लूड मिथ, मैजिकल, अनयूजुअल परस्पेक्टिव्स। अनयूजुअल परस्पेक्टिव्स जब आप लेकर आते हैं, ठीक है, एक जो आपकी फैंटेसी नॉवेल्स होती है उनके अंदर सब कुछ जो है वो इमेजिनेटिव होता है, ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटर्स इमेजिनेशन। तो जो एक इमेजिनेशन का एलिमेंट है, रीडर का भी एक इमेजिनेशन का एलिमेंट होता है। जब एक रीडर किसी नॉवल को पढ़ता है तो वो उस टाइम पे उन चीज़ों को अपने माइंड में एक पिक्चर बना के चलता है, ठीक है, वो उन चीज़ों को कैसे इमेजिन कर रहे हैं। हर किसी की फॉर एग्जांपल हर किसी की हैप्पी की डेफिनेशन अलग होती है। तो नॉवल में कहीं पर शी इज़ हैप्पी आ गया तो हर किसी के माइंड में एक अलग इमेज बनेगी हैप्पी की। कुछ लोग इमेजिन कर रहे होंगे दैट शी इज़ वो नेचर में बैठी है, जो भी वुमेन है जिसके बारे में स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, वो नेचर में बैठी है, शायद वो इसलिए खुश है, वो फ़ोन पे कुछ देख रही है इसीलिए खुश है। तो सबका इमेजिनेटिव एलिमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है वाइल रीडिंग अ नॉवल। 5th इज प्रोफेसी, द डीपर यूनिवर्सल मीनिंग और ट्रूथ बिहाइंड द नॉवल। नॉवल को लिखने का पर्सपेक्टिव क्या था, मीनिंग क्या था, नॉवल के पीछे जो एक कोर आइडिया है वो क्या था, दैट इज़ ऑल अबाउट प्रोफेसी। प्रोफेसी के अंदर हम वो चीज़ें लिखते हैं। 6th इज द पैटर्न। पैटर्न के अंदर पूरी शेप और मतलब कि स्ट्रक्चर आता है नॉवल का, ठीक है, कि राइज और फॉल का यहाँ पर मतलब है कि स्टोरी शुरू कैसे कर रही है। स्टोरी की शुरुआत बहुत ही ज़्यादा हाई है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, फिर धीरे धीरे स्टोरी नॉर्मल लेवल पर आ रही है, नॉर्मल लेवल पर है, फिर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग स्टेट में जा रही है स्टोरी, फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है, फिर हैप्पीनेस आ रही है, फिर एंडिंग हो रही है। ऐसे ऐसे नॉवल का जो एक इमोशनल पैटर्न है वो कैसे राइज और फॉल कर रहा है, ठीक है। 7th इज योर रिदम, recurring images, themes, motives that create harmony and unity। रिदम बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कौन कौन सी इमेजेस आपके दिमाग में बार बार आ रही है। एक रूटीन आपके रूटीन जो है एक नोवेल के अंदर जब बताया जाता है, वो सो रहे हैं, वो खड़े हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या वो रूटीन आप वहाँ पर फिर इमेजिन कर रहे हो, ओके ये एक्टिविटी करने के बाद द कैरेक्टर इज स्लीपिंग, देन वेकिंग अप एंड देन दे आर डूइंग द XYZ थिंग, जो भी वो अपना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक हार्मनी उन्हें क्रिएट करनी होती है, डेली लाइफ से इतना रिलेटेड रखना होता है। ओके, सो दीज आर द 7 एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल। पूरा यूनिट 1 इन्हीं से रिलेटेड था। एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल, क्रिटिकल एप्रिसिएशन। अब क्रिटिसिज्म पर हम आते हैं। एस्पेक्ट्स हो गए, अब क्रिटिसिज्म पर आते हैं। फोस्टर जो है वो एक क्लियर और कॉन्वर्जेशनल स्टाइल में लिखते हैं। वो क्रिटिसाइज़ करने में ऐसे सीधा ब्लेम नहीं करते, तुमने ये गलती करी है, तुमने ये गलती करी है, नहीं, वो एक कॉन्वर्जेशन के तरीके से बताते हैं कि हाँ ये थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा, यहाँ पर ऐसे हो सकता था, ठीक है, नोवेल में यहाँ पर मुझे गलती लग रही है। वो एक कॉन्वर्जेशनल स्टाइल में बताती है कि वो किसी से बात कर रहे हैं किसी के बारे में, ठीक है। अ नोवेल इज़ अबाउट बोथ व्हाट हैपन्स टू होम इट हैपन्स। एक नोवेल का एक कोर आइडिया ये होता है कि क्या हो रहा है और किसके साथ हो रहा है। मेन प्रोटोगनिस्ट के साथ हो रहा है या उनके रिलेशन में किसी के साथ हो रहा है, क्योंकि एज यू ऑल नो नोवेल इज़ ऑल अबाउट अ पर्सन्स पर्सपेक्टिव, कि एक पर्सन की पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। इट इज़ ऑल अबाउट अ वन मैन शो। नॉवेल्स एक्सप्रेस वैल्यूज़ एंड ट्रूथ अबाउट लाइफ। नॉवेल्स के अंदर वैल्यूज़, ट्रूथ अबाउट लाइफ भी प्रेजेंट किए जाते हैं। कैरेक्टर शुड फील अलाइव लाइक रियल पर्सन। आपको कोई भी नॉवल क्यों पसंद आती है? फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी इवन आई हैव रीड मैनी नॉवेल्स, मैंने बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ी हैं, बट मुझे उनमें से सिर्फ वो नॉवेल्स पसंद आती हैं जो मैं रिलेट कर सकती हूँ, जिन नॉवेल्स के साथ मैं रिलेट कर सकती हूँ, जिनका लेना देना मेरी रियल लाइफ से थोड़ा बहुत हो, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका कोई रूटीन हो सकता है जिसके अंदर आपको लगे कि हाँ ये थोड़ा सा सेम लग रहा है मुझे, वहाँ से आपकी एक कनेक्शन अलग टाइप का बनता है, ठीक है। तो जो कैरेक्टर है वो जिंदा फील होने चाहिए, रीडर को ऐसे लगना चाहिए कि हाँ ऐसा कोई पर्सन रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है।
तब कहीं जाके वो एक नोवेल अपने लेवल पर पहुंच पाती है। द नोवेलिस्ट मस्ट बैलेंस फ्रीडम विद कंट्रोल। नोवेलिस्ट को जो है फ्रीडम टू मेक कैरेक्टर्स बिलीवेबल विद कंट्रोल टू कीप द स्टोरी कोहेरेंट। अब उनको जो है कैरेक्टर्स बिलीवेबल तो बनाने चाहिए, लेकिन इतने भी बिलीवेबल नहीं बनाना चाहिए कि स्टोरी ही अनबिलीवेबल लगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि रियल एस्पेक्ट से जब तक आपकी स्टोरी मैच कर रही है तब तक रीडर जो है वो इंटरेस्टेड होता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी स्टोरी एक दूसरे डायमेंशन में जानी स्टार्ट हो जाती है तब तब जो है लोग उसके साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अ नैरेटर्स व्यू पॉइंट कैन शिफ्ट बट इट मस्ट स्टिल कन्विंस द रीडर। एक नैरेटर का व्यू पॉइंट जो है शिफ्ट कर सकता है, स्टोरी फर्स्ट पर्सन मेन प्रोटोगोनिस्ट से थर्ड पर्सन पर जा सकती है, थर्ड पर्सन की स्टोरी आप इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें मेन प्रोटोगोनिस्ट पे आना चाहिए। ठीक है, कन्विंस करना होगा उन्हें रीडर को दैट वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन। ओके, द नोवेल एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। नोवेल रिफ्लेक्ट्स वैल्यूज, कल्चर्स एंड स्ट्रगल ऑफ देयर टाइम। नोवेल्स अभी पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे जब सिनेमा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था 1700s के अंदर, उससे पहले नोवेल्स स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती थी। ठीक है, तो उस टाइम पे जो राइटर्स होते थे, जो नॉवेलिस्ट्स होते थे, वो अपनी रियल लाइफ, अपनी सराउंडिंग को लेकर अपनी नोवेल के अंदर बहुत ज़्यादा लिखते थे। अगर आप 1700-1800s की जब आप स्टोरीज़, कोई पोएम भी पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि जॉन मिल्टन है, जैसे उन्होंने अपनी स्टोरीज़ के अंदर, बहुत सारी पोएम्स के अंदर उन्होंने अपनी आसपास की ब्यूटी को, लंदन की ब्यूटी को उन्होंने बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन किया है। वो कोई उनका इमेजिनेशन नहीं था, वो उनकी आंखों देखी चीज़ें थी। तो वैसे ही जैसे वॉर के दौरान अगर कोई चल रहा था तो कुछ जो स्टोरीज़ हैं, पोएम्स हैं, वो वॉर की लिखी हुई भी हैं। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो नोवेलिस्ट होते थे वो अपनी प्रेजेंट कंडीशंस को लेकर, अपने वैल्यूज़, कल्चर्स और स्ट्रगल्स को लेकर ही, एक उनको सेंटर आइडिया लेकर ही वो अपनी पोएम्स और नॉवेल्स वगैरह लिखते थे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो नॉवेल्स हैं, स्टोरीज़ हैं, उनके अंदर उनकी वैल्यूज़ और कल्चर्स को बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन किया गया है। जैसे आनंद मठ है, आनंद मठ जो है वो दोनों चीज़ें दिखाता है। क्या दिखाता है? बंगाल फेमाइन एंड नेशनलिस्ट स्पिरिट। बंगाल के अंदर जो बंगाल फेमाइन जो हुआ था और नेशनलिस्ट स्पिरिट कैसे आनंद मठ रिप्रेजेंट करता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिक्शन इज़ नॉट हिस्ट्री। फिक्शन हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री के अंदर आप एक थर्ड पार्टी होकर किसी पर्सन के बारे में लिखते हैं, वो हिस्ट्री है, लेकिन फिक्शन हिस्ट्री नहीं है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड सोसाइटी एज डीपली एज हिस्ट्री डज। ये हिस्ट्री की तरह हमें सोसाइटी को पढ़ने और परखने में मदद तो करती है, बट ऑन अ डीपर लेवल, क्योंकि यहाँ पर हम किसी एक प्रोटेगोनिस्ट की रियल लाइफ को जो है हम स्टडी करते हैं। सम नॉवेल्स यूज रियलिज्म, जैसी ज़िंदगी है वैसी दिखाते हैं, वो कुछ जो है फैंटेसी वगैरह नहीं इंक्लूड करते। वाइल अदर्स यूज़ इमेजिनेशन, फैंटेसी, इमेजिनेशन लेके आते हैं। ठीक है, बोथ अप्रोचेज रिवील ट्रूथ अबाउट सोसाइटी। दोनों की दोनों अप्रोचेज जो है वो सोसाइटी के सच को सामने लेकर आती है। ठीक है, Summing up, Foster gives readers a basic toolkit of 7 aspects of reading novels critically। 7 aspect होती हैं, हम पढ़ चुके हैं। उनका मेथड फ्लेक्सिबल है, कोई रिजिड रूल नहीं है कि तुम्हें यही रूल फॉलो करना है। उनका बस कहना है कि प्लॉट आपके के जो कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा डेंस ना होकर एक जो है मेन पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ चले। नोवेल कंबाइंस लाइफ सोसाइटी इमेजिनेशन। नोवेल जो है लाइफ सोसाइटी इमेजिनेशन को, एस्पेक्ट को जो है कंबाइन करती है और एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट बनाती है लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए। एंड यहीं पर हमारी पहली वीडियो समाप्त होती है। तो दैट्स इट फॉर टुडे।